सुबह का समय था। यमुना नदी के किनारे बने पुराने बस स्टैंड पर हलचल शुरू हो चुकी थी। कहीं डीजल की तेज गंध हवा में घुल रही थी, कहीं चाय की केतली से उठती भाप हवा को गर्म कर रही थी, और कहीं ट्रकों के ब्रेक की आवाज सुबह की शांति को चीर रही थी। उस शोर और गंध के बीच पुल के नीचे गीले कंक्रीट के पास एक 13 साल का लड़का बैठा था। उसका नाम वीर था। वीर के पास न स्कूल का बैग था, न किताबें, बस एक पुराना सा थैला था जिसमें टूटी हुई तारें, खराब चार्जर और ऐसी मशीनों के टुकड़े भरे थे जिन्हें दुनिया बेकार समझ चुकी थी। वो चुपचाप बैठा उन चीजों को उलट पलट रहा था, जैसे उनमें कोई खजाना ढूंढ रहा हो। उसके लिए ये कबाड़ नहीं था। उसे लगता था कि इनमें से कई चीजें अभी भी ठीक हो सकती है, बस किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वीर बोलने से ज्यादा देखने और सुनने में विश्वास रखता था। लोग सोचते थे कि वो चुप है, लेकिन सच तो ये था कि वो आसपास की हर चीज को समझने में लगा रहता था। जब बस स्टार्ट होती थी तो वो उसकी आवाज से पता लगा लेता था कि इंजन ठीक है या नहीं। जब बिजली का ट्रांसफार्मर भिनभिनाता था तो उसे समझ आ जाता था कि लोड बढ़ रहा है या कोई समस्या है। वीर के लिए मशीनें सिर्फ लोहे की चीजें नहीं थी। उनकी आवाज से उसे बहुत कुछ पता चल जाता था। ठीक सामने नदी के उस पार कांच और स्टील से बनी एक ऊंची इमारत खड़ी थी। दिल्ली शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक। हर सुबह वहां चमचमाती कारें आती। लोग जल्दी जल्दी अंदर जाते, फोन पर बात करते, बड़े फैसले लेते। वीर ने उस इमारत को कई बार देखा था, लेकिन कभी अंदर नहीं गया। गार्ड उसे देखते ही कहते, यहां मत बैठ, आगे बढ़। इमारत की पिछली दीवार से सटा एक बड़ा पावर कंट्रोल बॉक्स था। वीर अक्सर वही बैठता था, क्योंकि वहां छाव रहती थी और मशीनों की आवाज साफ सुनाई देती थी। उस दिन दोपहर को उसे कुछ अजीब लगा। उस बॉक्स की आवाज सामान्य नहीं थी। वो लगातार नहीं चल रही थी, बीच बीच में रुक रही थी। वीर ने ध्यान से सुना और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो जानता था कि ऐसी आवाज तब आती है जब सिस्टम पर दबाव पड़ता है। उसी वक्त बैंक के अंदर सब कुछ उथल पुथल हो गया। काउंटर पर बैठे लोग अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। कंप्यूटर स्क्रीनों पर अजीब मैसेज आने लगे और फोन लगातार बजने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऊपर की मंजिल से चिल्लाहट की आवाजें आने लगी। कुछ ही मिनटों में बात साफ हो गई। बैंक के डिजिटल रिकॉर्ड से 400 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। ये कोई छोटी गड़बड़ी नहीं थी। पैसा न किसी खाते में दिख रहा था, न किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर हुआ लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे रकम सिस्टम के बीच में ही कहीं अटक गई हो। आईटी स्टाफ भागते हुए सर्वर रूम की तरफ गया। लॉक चेक किए गए, बैकअप देखे गए, सिक्योरिटी टीम को बुलाया गया। बाहर मीडिया की गाड़ियां पहुंचने लगी। हर गुजरते मिनट के साथ हालात बदतर होते जा रहे थे। बैंक के बाहर पावर कंट्रोल बॉक्स के पास खड़ा वीर ये सब देख रहा था। उसे किसी ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसे अंदर कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। पीछे लगे पावर यूनिट की आवाज उसे सामान्य नहीं लगी। मोटर बीच बीच में रुक रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका दबाव बदला हो। वीर वहीं रुक गया। उसने अपना थैला नीचे रखा और दीवार के पास खड़ा होकर ध्यान से सुना। कुछ सेकंड बाद उसने खुद से कहा, यह सीधी चोरी नहीं है। उसे अपनी मां याद आ गई, जो कभी इसी इमारत में सफाई का काम करती थी। रात की शिफ्ट में वो वीर को बाहर बैठा रहने देती थी। वही उसने मशीनों की आवाजें पहचानना सीखा था। उसकी मां के पुराने फोन में कुछ अजीब निशान बने रहते थे, नंबर नहीं बल्कि क्रम। वीर ने वही तरीका अपनाया था। वो रोज चीजों को देखकर अपनी समझ बनाता था। अंदर अफरातफरी बढ़ रही थी। बाहर एक लड़का था जिसकी नजरें कांच के पार अंदर की हलचल को देखने की कोशिश कर रही थी। वीर ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि अगर वो अभी नहीं बोला तो बाद में कुछ नहीं बचेगा।
उसने थैला उठाया और सीधे मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, यहां मत आ, बाहर निकल। लेकिन इस बार वीर रुका नहीं। उसने पहली बार साफ आवाज में कहा, जो पैसा गायब लग रहा है वो बाहर नहीं गया है। गार्ड हंस ही रहा था कि अंदर से एक महिला तेज कदमों से बाहर आई। उसके चेहरे पर तनाव साफ था। गले में आईडी कार्ड लटक रहा था। उसका नाम मीरा था। उसने वीर की तरफ देखा और पूछा, क्या कहा तुमने? मैडम, ये बस ऐसे ही बोल रहा है। वीर ने नजर झुकाई, फिर बोला, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो थोड़ी देर बाद सिस्टम खुद सब साफ कर देगा। महिला चौंक गई। तुम्हें यह कैसे पता? पावर यूनिट की आवाज बदल रही है। ऐसा तब होता है जब सिस्टम पर दबाव घुमाया जाता है। डाटा का रास्ता समझ नहीं आ रहा। इसे अंदर आने दो। वीर पहली बार उस ठंडी चमकदार इमारत के भीतर गया। लोग उसे घूर रहे थे। वीर ने गहरी सांस ली और कमरे में थोड़ा आगे बढ़ा। सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी, जिन पर लाल और हरे रंग के नंबर बिना रुके दौड़ रहे थे। आईटी टीम के लोग खामोशी से खड़े थे, जैसे सबकी जुबान पर एक ही सवाल अटका हो, क्या सच में ये सड़क पर रहने वाला लड़का कुछ कर पाएगा? उसी वक्त आईटी हेड राजेश शर्मा ने महिला मैनेजर की तरफ देखकर झल्लाते हुए कहा, सच सच बताओ, तुम्हारा दिमाग अभी ठीक से काम कर रहा है या नहीं? बैंक डूबने वाला है और तुम एक भिखारी बच्चे को यहां ले आई हो। कमरे में कुछ लोग हल्के से हंस दिए। एक ने धीमी आवाज में कहा, यह क्या करेगा? कंप्यूटर ऑन करना भी आता होगा या नहीं? मीरा ने पलटकर सख्त नजर से राजेश को देखा। इस वक्त हमें शक करने का नहीं, समाधान ढूंढने का समय है। राजेश ने चिढ़कर कहा, समाधान यहां हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं। सिस्टम समझ नहीं आ रहा और ये लड़का क्या करेगा? कबाड़ उठाएगा? वीर चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक अजीब सी स्थिरता थी। मीरा ने वीर की तरफ देखा और बोली, तुम्हें यकीन है कि तुम कुछ कर सकते हो? वीर ने धीरे से सिर हिलाया। अगर अभी सही जगह देखी गई तो हां, राजेश ने व्यंग्य में कहा, और अगर नहीं हुआ तो बैंक की इज्जत, करोड़ों का नुकसान। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वीर ने पहली बार सीधी नजर उठाकर कहा, अगर मैं ठीक कर दूं तो? राजेश हंसा, तो क्या तुझे इनाम चाहिए? नहीं, आप खुद कहिए। ठीक है, अगर यह बच्चा सच में ये गड़बड़ी ठीक कर देता है तो मैं इसे 10 करोड़ देने को तैयार हूं। कमरे में हलचल मच गई। किसी ने कहा, सर, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये कुछ नहीं कर पाएगा। सर, हमारे पास टाइम नहीं है। वीर ने स्क्रीन देखी और कहा, आप लोग असर देख रहे हो, वजह नहीं। कमरे में चुप्पी छा गई। उसने एक कोने में दिख रहे टाइम पैटर्न की तरफ इशारा किया। हर बार ट्रांजैक्शन से ठीक पहले सिस्टम रुक रहा है। यह अपने आप नहीं होता। पैसा चुराया नहीं गया, उसे ऐसी जगह घुमा दिया गया है जहां से वो दिखना बंद हो जाए। घड़ी की सुइयां तेज चलने लगी। वीर ने गहरी सांस ली और कमरे में थोड़ा आगे बढ़ा। वो अब उन बड़ी बड़ी स्क्रीनों के सामने खड़ा था, जहां लाल और हरे नंबर भाग रहे थे। आईटी टीम के लोग चुपचाप खड़े थे। किसी को यकीन नहीं था कि एक सड़क पर घूमने वाला लड़का उनकी समस्या समझ पाएगा। वीर ने कंप्यूटर के पास खड़े एक इंजीनियर से कहा, मुझे बस एक ऐसा सिस्टम दीजिए जो इंटरनेट से जुड़ा न हो। इंजीनियर ने हिचकिचाते हुए एक लोकल मशीन उसकी ओर बढ़ा दी। कमरे में हर किसी की नजर वीर पर थी। वीर ने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हड़बड़ी के धीरे धीरे कुछ कमांड टाइप किए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानता हो कि उसे क्या देखना है। स्क्रीन पर एक नक्शा उभरने लगा। नंबरों की जगह अब डाटा का बहाव दिख रहा था। राजेश चौंक गया। ये क्या खोल दिया इसने? वीर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये खातों का डाटा नहीं है, ये उस रास्ते का नक्शा है जहां पैसा घूम रहा है। किसी ने पूछा, घूम रहा है मतलब? मतलब पैसा गया नहीं है।
बस यहां आकर फंस गया है। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। राजेश ने आगे बढ़कर स्क्रीन देखी। ये तो हमारे सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि ये जगह सिस्टम ने खुद बनाई है। मीरा की आवाज हल्की कांपी। अगर ये न सुलझा तो सिस्टम खुद इस रास्ते को मिटा देगा और फिर पैसा किसी का नहीं रहेगा। और इसे रोकने में कितना वक्त लगेगा? कमरे में कोई बोल नहीं रहा था। वीर ने धीरे धीरे काम जारी रखा। उसने सिस्टम के छिपे कोड्स को ट्रेस किया, जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढ रहा हो। हर कमांड के साथ स्क्रीन पर नक्शा साफ होता गया। डाटा के रास्ते जो उलझे थे वे धीरे धीरे सीधे होने लगे। आईटी टीम के लोग अब करीब आकर देखने लगे। एक ने कहा, यह तो हमारा बैकअप प्रोटोकॉल है, लेकिन इसमें लूप कैसे बन गया? वीर ने जवाब दिया, क्योंकि दबाव बढ़ने पर सिस्टम खुद को बचाने के लिए नया रास्ता बनाता है, लेकिन अगर वजन हटाई जाए तो वो रास्ता खुद को डिलीट कर देता है। जब आखिरी रकम भी सही जगह लौट आई तो राजेश कुर्सी पर बैठ गया। ये कैसे कर लिया तुमने? मैंने कुछ नया नहीं किया, बस जो उलझा था उसे सीधा कर दिया। तुम इनाम के बारे में 10 करोड़ बाद में देख लीजिए। बस अगली बार किसी को उसकी हालत देखकर मत आकिए। कमरे में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। स्क्रीन पर अब सारे नंबर स्थिर हो चुके थे। सिस्टम सामान्य दिख रहा था, लेकिन लोगों के चेहरे अब भी जमे हुए थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें खुशी नहीं थी, बल्कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि अभी जो हुआ वो किस तरह का चमत्कार था। राजेश शर्मा ने अपनी कुर्सी से उठकर पानी का गिलास उठाया। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसने एक घूंट लिया, फिर वीर की तरफ देखा। मैंने जो कहा था 10 करोड़ का। कमरे में कुछ लोग चौकन्ने हो गए। मीरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन राजेश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था। यह बैंक का नहीं, मेरा वादा था। एक स्पेशल अप्रूवल चाहिए अभी एक जूनियर मैनेजर ने धीरे से कहा, सर, यह बहुत बड़ी रकम है। मीडिया, बोर्ड। राजेश ने उसे देखा। अगर आज ये लड़का यहां नहीं होता तो मीडिया हमें जमीन में गाड़ चुकी होती। तुम्हें 10 करोड़ मिलेंगे, आज नहीं तो कल। वीर ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, न आंखों में चमक, न चेहरे पर खुशी। वो बस कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, सर, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो। अगर मैं ये बच्चा न होता, अगर मैं सूट पहन कर आता, डिग्री लेकर आता, तभी क्या आप मुझे इतना ही शक से देखते? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। यह सवाल किसी स्क्रीन पर नहीं था, किसी फाइल में नहीं था, लेकिन सबसे भारी वही था। राजेश ने कहा, शायद नहीं। तो फिर 10 करोड़ मेरे लिए नहीं है। क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा सिस्टम बनाइए जहां अगली बार किसी बच्चे को अंदर आने के लिए किस्मत नहीं आजमानी पड़े। तुम पैसे नहीं लोगे, पैसे से मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन सोच बदली तो बहुतों की बदल जाएगी। राजेश कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। सबने उसकी तरफ देखा। 10 करोड़ किसी एक अकाउंट में नहीं जाएंगे, एक ट्रस्ट बनेगा। सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए ट्रेनिंग, पढ़ाई और मशीनों तक पहुंच। और ये बच्चा, ये इसका हिस्सा नहीं होगा, ये इसकी वजह होगा। बस यही काफी है। वीर ने अपना थैला उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मीरा ने पीछे से कहा, वीर, अगर कभी मदद चाहिए तो? मदद तब चाहिए होती है जब कोई सुनता नहीं। आज आपने सुना, यही बहुत है। कुछ देर बाद बैंक का सिस्टम पूरी तरह स्थिर हो गया था। सारे पैसे अपने सही खातों में लौट आए थे। आईटी टीम और बाकी स्टाफ के चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। किसी ने धीरे से कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक सड़क का बच्चा ऐसा कुछ समझ पाएगा। उस दिन के बाद दिल्ली शहर कुछ दिनों तक सामान्य नहीं रहा। अखबारों में एक ही बात थी, एक अनजान बच्चे ने बैंक को डूबने से बचाया, लेकिन किसी को ठीक से नहीं पता था कि वो बच्चा था कौन।
ये सब मनगढ़ंत कहानी है। अखबार वाले कुछ भी छापते हैं, पर अगर सच हुआ तो जरूर वो लड़का बहुत होशियार होगा। वीर फिर उसी पुल के नीचे बैठा था, उसी जगह जहां मशीनों की आवाजें अब भी आती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब लोग उसे देखकर रुकते थे, घूरते थे, फुसफुसाते थे। कुछ दिन बीते। बैंक में एक आंतरिक मीटिंग बुलाई गई। इस बार विषय पैसा नहीं था, खतरा नहीं था। विषय था निर्णय कैसे लिए जाएं। किसी ने कहा, हमने सिस्टम पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया है। किसी ने कहा, नहीं, हमने सिस्टम को कभी भरोसा करना सिखाया ही नहीं। उसी मीटिंग में पहली बार एक सीनियर अधिकारी ने कहा, हमें उस बच्चे को फिर बुलाना चाहिए, सलाहकार की तरह नहीं, आईना समझकर। किसी ने विरोध नहीं किया। वीर को बुलावा मिला। जब वो बैंक पहुंचा, कोई कैमरा नहीं था, कोई मीडिया नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक गोलमेज और कुछ लोग जो पहली बार सुनने आए थे। वीर ने शुरुआत नहीं की, उसने इंतजार किया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति बोला, हम सिस्टम बनाते हैं ताकि गलती कम हो, लेकिन हर बार वही गलती दोहराते हैं, क्योंकि आप परिणाम सुधारते हैं, वजह नहीं। उसने बताया कि कैसे सिस्टम धीरे धीरे उन्हीं के लिए बन जाता है जो उसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वही सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो जो कमजोर हैं वे सिस्टम में नहीं होते, लेकिन सिस्टम उनके लिए होना चाहिए। उस दिन कोई कोड नहीं बदला गया, कोई सर्वर नहीं छुआ गया। उस दिन सोच बदली। शहर ने सीखा कि असली बदलाव क्या होता है। ये कहानी वही खत्म हुई जहां से शुरू हुई थी, एक बच्चे की समझ से जो अनदेखे को देखने की ताकत रखता था। लेकिन अब इस बदलाव की वजह से बैंक ने नई नीतियां बनाई। सड़क के बच्चों के लिए वर्कशॉप शुरू किए गए जहां वे मशीनों को समझ सकें। वीर कभी कभी वहां जाता, लेकिन वो अब भी पुल के नीचे बैठता, क्योंकि वो जानता था कि असली सीख किताबों से नहीं, जीवन की आवाजों से आती है। समय बीतता गया और शहर में ऐसी कहानियां फैलने लगी कि कैसे एक छोटी सी घटना ने बड़ी सोच बदल दी। लोग अब किसी को उसकी दिखावट से नहीं आंकते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि असली ताकत अंदर छिपी होती है, आवाजों में, समझ में।